बोलते हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में चुनाव हुए, चुनाव के बाद परिणाम आए और अब सरकार बनने की तमाम तैयारियां हैं। इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को लेकर बीजेपी के भीतर किस तरह की चर्चाएं, नई सरकार बीजेपी एनडीए की बनती है तो किस तरह की मुश्किलें सामने हैं और क्या कुछ राजनीतिक हालात हैं। हमारे साथ अमरीश जी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच राकेश। अमरीश जी, किस तरह से अब चीज़ें आप एनालाइज़ कर पा रहे हैं कि बीजेपी के भीतर अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश करते हैं कि भई वहाँ पर जो गणित है, जो आंकड़ा है वो मन माफ़िक नहीं आ पाया, इसलिए मैं एक तरह से इस्तीफा दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी हार हुई, हरियाणा में बहुत बड़ी हार हो गई, राजस्थान में बहुत धक्का लग गया बीजेपी को। ऐसी स्थिति का अंदाज़ा शायद बीजेपी को था भी या नहीं था, लेकिन बहुत नुकसान के साथ अब बीजेपी बहुमत से दूर है। अब एनडीए अलायंस के सहारे ही वो आगे सरकार चला पाएगी। देखिए, सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है, हमने चुनाव की जो एनालिसिस आपके इस पे की, हमने पूरा यूपी की, महाराष्ट्र की, कई जगहों की, उसमें भी हम और चीजें जोड़ते रहेंगे। लेकिन जो अभी ब्रेकिंग खबर मेरे हिसाब से है, जो कोई नहीं कैरी कर रहा है, वो आरएसएस की मीटिंग। आरएसएस की मीटिंग जो चल रही है और आज से वो शुरू हो गई है, किसी को नहीं पता कहाँ चल रही है। और मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब 2017 में बीजेपी भारी बहुमत उत्तर प्रदेश में लाई थी, तो किसी एक मुख्यमंत्री का चेहरा उस समय नहीं था, कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। और उस समय जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्होंने मनोज सिन्हा को ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था। और आरएसएस की केरल में मीटिंग चल रही थी, उस समय भी किसी को नहीं पता था कि कहाँ चल रही। केरल में मीटिंग चल रही थी और ये हुआ कि आरएसएस को बता दिया जाए, तो वहां से फोन गया दिल्ली से आरएसएस की मीटिंग में, और शीर्ष जो आरएसएस के नेता हैं उनको, कि हम लोगों ने मनोज सिन्हा को डिसाइड किया है, जो कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी शायद इस समय हैं या इसके पहले थे, है ना। तो वो अब यूपी के ही हैं। तो उस समय वो 2014 में गाजीपुर से जीते थे एमपी। तो आरएसएस वालों को जब ये बताया गया कि मनोज सिन्हा का नाम तय हो गया है, तो आरएसएस वालों ने कहा कि भाई, अगर नाम तय हो गया है तो बताने की क्या जरूरत। उसके बाद से पूरा खेल पलट गया। मनोज सिन्हा बस इतना सा कहा उन्होंने कि अगर तय हो गया है तो बताओ क्यों रहे हो, करो। तो उन्होंने, मनोज सिन्हा का नाम चला गया, नया नाम आ गया, नया चेहरा आ गया जो अभी तक बना हुआ है, और इतिहास आपके सामने। तो अभी देखिए, ये बात आरएसएस के अंदर बहुत ही गंभीरता से चल रही है। ये देखिए बहुत, क्योंकि देश का इसको मतलब एक पूरा आरएसएस भी इस चीज को देख रही है कि उसके भी सर्वाइवल का सवाल है, और वो बहुत दिनों तक, 10 साल तक नरेंद्र मोदी पर डिपेंडेंट रही। और नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, आरएसएस ने जो आरएसएस की मांगे थी, राम मंदिर बनना, 370 और इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारी चीजें जो है ये नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं पूरी की। लेकिन इस प्रक्रिया में जो एक आरएसएस को लांग के या आरएसएस को छोड़ के आगे जाने की बात आ गई, जो इस चुनाव में आई, और एक नया अहंकारी चेहरा नरेंद्र मोदी का, कि वो भगवान के अवतार हैं और बायोलॉजिकल नहीं है। और इसमें मैं आपको बताऊं, एक बड़ी खतरनाक बात हुई है। जो कल एक आरएसएस का एक चैनल है, उसमें बात आई। उसमें बात यह आई कि देखिए, ये कुछ कम लोगों का चैनल है, कम लोग देखते हैं इसको। उसमें ये बात आई कि ये कहना कि हम बायोलॉजिकल नहीं, ये अपनी माँ के कोख का अपमान है। और कल देखिए जो भाषण दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी माँ को याद किया। आप दोनों चीजों को जोड़ पा रहे कि एक तरफ एक कमेंट आता है कि आरएसएस ने कितना, वो जो इनका स्टेटमेंट है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो माँ की कोख का अपमान उसको उसको ये आरएसएस के लोग मान रहे, और नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ का कई कई बार नाम लिया कर। अब आप सोचिए क्या चल रहा है अंदर की तरफ। बहुत भयंकर इस समय द्वंद्व छिड़ा हुआ है। आरएसएस के सामने जो ऑप्शंस है, आरएसएस देखिए ये भी कह सकता है कि बीजेपी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि आरएसएस ने कहा है कि बीजेपी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले देखिए 2004 में भी 145 सीटें कांग्रेस की थी, 138 बीजेपी की थी, 7 सीटों का डिफरेंस था। और उसमें बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की सरकार बना सकती थी। 1993 में भी जो यूपी विधानसभा थी, उसमें भी 176 बीजेपी थी, 175 सपा बसपा थी।
वहां भी बीजेपी सरकार, लेकिन क्या है कि आरएसएस का ये मानना है कि ये मैंडेट मोदी के अगेंस्ट है, क्योंकि पूरा चुनाव जो है मोदी ने अपने नाम पे लड़ा, मोदी की गारंटी पे लड़ा, ना बीजेपी के नाम लिया, ना आरएसएस का नाम लिया। और यहां तक जेपी नड्डा ने कह दिया चुनाव के पहले कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो जब इतनी सारी बातें हो गई, और जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है उसमें आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं, और चुनाव में देखिए आरएसएस ने कई जगह बहुत ही शिथिल तक, मतलब आरएसएस उस तरह से एक्टिव नहीं था, सब जानते, उत्तर प्रदेश में भी सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो अब आरएसएस को ये बात साफ उसके अंदर हो गई है कि भाई बीजेपी एक विपक्ष में बैठे, कोई इन लोगों को सर, क्योंकि उसका कैलकुलेशन दूसरा है, उसका ये है कि अगर बीजेपी विपक्ष में बैठती है और जोड़ तोड़ की सरकार फिर इंडिया को बनानी पड़ेगी, और इंडिया जो जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ये उनका कैलकुलेशन होगा। मतलब हो कुछ और भी सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन उनका कैलकुलेशन ये है कि इंडिया को जोड़ तोड़ की सरकार बनाने दो, और वो सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और उसके बाद 1.5-2 साल 2.5 साल में बीजेपी भारी मेजोरिटी से, मिड टर्म पोल जैसे होगा वैसे भारी मेजोरिटी से वो बीजेपी वापस आएगी। ये चीज देखिए कांग्रेस ने भी की थी, आपने 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 देखा होगा, पहले उत्तर प्रदेश की कई गवर्नमेंट्स को बाहर से सपोर्ट किया, इस तरह की चीज हुई। जो यूडीएफ की गवर्नमेंट्स थी उनमें भी कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया। तो अब ये है कि उनका ये है कि अगर ठीक है इंडिया, एक ऑप्शन ये कि इंडिया की सरकार बनने दो और वो गिर जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। दूसरा उनका ऑप्शन ये है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अलायंस के बिना बनेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स ही नहीं है, 240 सीटें हैं लगभग, और 273 चाहिए, 272 चाहिए। तो वहां पर एक इशू उठ जाता है कि अलायंस का किसी आदमी को, यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उनको प्रधानमंत्री बनने दो, तो उसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। और ये चीज अलायंस अंदर से शर्त भी रखी है लोगों ने, ये पूरी बात सामने आई है। आरएसएस भी इसके पक्ष में है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, मोदी हट जाते, क्योंकि मोदी को हटाना आरएसएस का मकसद है, तो अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, नीतीश कुमार या कोई, तो आरएसएस इस झंझट से बच जाएगा कि अपना कोई प्रधानमंत्री बनाए, और कोई भी सरकार बनेगी वो अगर नहीं चलती, वो अगर अस्थायी स्थापित होती है, तो उसका ठीकरा उस प्रधानमंत्री के सर पे फोड़ा जा सकता है, नीतीश कुमार के, या जो भी तय होता है। ममता बनर्जी को मान लीजिए लाने की बात है, हालांकि वो इंडिया में है और बड़ी मजबूती से है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, तो ये जो आरएसएस का दूसरी थिंकिंग ये है। तीसरी थिंकिंग आरएसएस की ये है कि अगर हमें ही बनाना है, हर हालत में बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर मोदी शाह ही क्यों, मतलब मोदी ही क्यों, और उसके साथ अगर मोदी जाएंगे तो शाह भी जाएंगे। अगर कोई नया चेहरा है क्यों नहीं हम ला सकते, आरएसएस कोई नया चेहरा क्यों नहीं ला सकती। देखिए ये जो सारी बातें हैं, अभी लोगों को क्या लग रहा है कि आरएसएस ने इंटरफियर करना छोड़ दिया है, सब कुछ उसने बीजेपी पे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। आरएसएस ने अभी बहुत कुछ अपना उसके अंदर डिस्कशन चल रहा है, और ये एक दिन में उसका फैसला आएगा भी। उसमें थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, और इसमें देखिए बहुत बड़ी एक लॉबी जो बीजेपी के अंदर की है, जो ये चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने या बीजेपी मजबूत रहे। सरकार ना भी बने तो 2 साल बाद उभर के फिर से सामने आए। लेकिन वो मोदी से उसको नुकसान है, मोदी को जाना चाहिए। ये मोदी सेंट्रिक इलेक्शन था, इसमें मोदी हार गए हैं, सीधी बात है। और इसका जो अगर सम्मान हमने नहीं किया, ये डर है आरएसएस के लोगों में, अगर हमने इस जनादेश का सम्मान नहीं किया और जोड़-तोड़ की सरकार हमने मोदी को बनाने दी, तब फिर उसके बाद जो बैकलैश होगा, उसमें आरएसएस और बीजेपी दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये देखिए आपने जो पूछी इसका मैंने जवाब दिया। बिल्कुल अमरीश जी, ऐसे में जो अब ये तमाम इंडिया एनडीए अलायंस की बैठक हुई, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी की प्लेयर के तौर पर भी हैं, और लगभग 28 सीटें इन दोनों के हाथ में हैं। ऐसे में जो इश्यूज नीतीश उठाते हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम बातें हैं। चंद्रबाबू नायडू तो अपने राज्य में, आंध्र प्रदेश में कह चुके हैं कि भाई मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। वो इशू अब बीजेपी कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि बीजेपी तो बहुत हार्डकोर पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ गई है। पिछले 10 साल में उसने एंटी मुस्लिम या यूं कहें कि प्रो
हिंदू लॉबी को बहुत मजबूत किया है, उसी एजेंडे पे वो आगे चली है। लेकिन अब अगर उसे सरकार बनानी पड़ी, तो क्या ये समझौते वाली सरकार चला पाएगी बीजेपी? क्योंकि आदत तो है नहीं पिछले 10 साल में किसी भी तरह के समझौते करने की, किसी से राय लेने की या किसी के साथ नेगोशिएशन करने की, जो कह दिया बस वही करना है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये सरकार अगर बन भी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले भी ली, तो कितनी ड्यूरेशन रहेगी? ये एक देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है और मैं देखिए बीजेपी ने हिंदू लॉबी को समर्थन नहीं किया। बीजेपी ने जो एक अपने आरएसएस एक संघी लॉबी है, क्योंकि देखिए सनातनी हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अयोध्या नहीं तो बीजेपी नहीं हारती, इलाहाबाद जैसी जगह नहीं हारती। और भी आपको हम 20 एग्जाम्पल देते हैं, जो भारत के जो उत्तर प्रदेश की ऐसे कई कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ प्राचीन मंदिर है। लगभग उत्तर प्रदेश की सारी कंस्टिट्यूंसी में एक कहीं ना कहीं प्राचीन मंदिर हैं और वो एक बड़े धाम के रूप में जानी जाती है और वो हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। और वो सारे वो उन कंस्टिट्यूंसीज में से 43 में बीजेपी की हार हुई। अब ये देखिए आपकी सवाल यहाँ पर ये आता है कि यही तो मैं पहले कह रहा था कि आरएसएस का यही डर है कि अगर हम इस तरह की जोड़ तोड़ की सरकार बनाएंगे तो ऑब्वियसली अगर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बीजेपी मनमानी नहीं कर सकती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर था, उस समय बात आई थी कि भाई गठबंधन है और गठबंधन के धर्म को निभाना है, जो वाजपेयी जी कहते थे। और गठबंधन उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम लोगों की शर्त थी। और जेडी मतलब ये जो नीतीश की पार्टी जेडीयू, जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी समता पार्टी पहले थी। तो वो उन लोगों की शर्त थी कि 3 इश्यूज नहीं रहेंगे, 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उस पर वाजपेयी को अग्री करना पड़ा था, वाजपेयी जी को, और आरएसएस को भी अग्री करना पड़ा। आरएसएस ने अग्री किया था ना 1999 से जो 2004 तक सरकार बनी, उसमें ये 3 इशू नहीं उठाए जाएंगे। तो वो स्थिति आ गई। अब जो सरकार बनेगी, अगर मोदी ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे जो है वो जो 28 सीटें हैं तेलुगु देशम और जेडीयू की, और उसको मिला के हम 240 हैं तो वो 268 हो जाएंगी, फिर 273 5 6 तो हम इधर उधर कर ही लेंगे। तो ये जो सरकार है तो ऑब्वियसली इसमें भी अगर मोदी प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एलाइज उनके शर्त रख देंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो शर्त रखेंगे अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, नीतीश कुमार और इन लोग और किसी चेहरे को, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मुझे अभी तक जो खबर है कि इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। भाई देवेगौड़ा भी उस समय अननोन, मतलब बिल्कुल अननोन थे 1996 में, और उनको 4th चॉइस थे वो, और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए नरसिम्हा राव जी के बाद कोई भी वहां से आंध्रा से, और मतलब जो तेलुगु लैंड एक तरह से 2 स्टेट है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, वहां से नरसिम्हा राव जी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। और ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं ये भी एक ओबीसी कास्ट से आते हैं। तो ये जो एक चीज है कि एक ये बनेंगे। अच्छा, एक और नाम चल रहा है शिवराज सिंह चौहान का। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को भी प्रपोज कर सकती है। सॉरी, बीजेपी, आरएसएस शिवराज सिंह चौहान को भी प्रपोज कर सकती है। मोदी जहां केवल 1.5 लाख से जीते, पहले 4.5 लाख से जीते थे, वहीं पर शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख से जीते। और दूसरी बात, वो आरएसएस की नजर में वो उन्होंने मध्य प्रदेश डिलीवर किया, और इतनी बुरी स्थिति थी मध्य प्रदेश में, फिर भी शिवराज चौहान ने अपने बल पे, जो आरएसएस का मानना है, मोदी हालांकि इस रूप में उन्होंने कहा कि हमने डिलीवर किया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, उन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री रख दिया। और तो अभी भी ये भी जो परफॉर्मेंस है, ये जो 29 की 29 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में आई है, राजस्थान में नहीं आ पाई, तो उसका क्रेडिट आरएसएस शिवराज सिंह चौहान को दे रही है। अब इस पूरी परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी भूमिका, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब बन गए हैं, उनकी बड़ी भूमिका केंद्र की सरकार में होने जा रही है, ये तो तय है। वो भूमिका क्या होगी, मोदी को हटा के कि नहीं होगी, ये एक अलग सवाल है। देखिए 2 फैक्टर्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय अडानी और अंबानी क्या चाहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आरएसएस, हमने कहा 2 फैक्टर, एक तो आरएसएस, दूसरा अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी मोदी से दूर हो चुके हैं, ये खबर देखिए, ये इलेक्शन के दौरान ही दिख गया। और मोदी ने एक तरह से हिंट कर दिया था कि जैसे आरएसएस की हमको जरूरत नहीं, वैसे ही अडानी और अंबानी की भी हमें उस तरह की जरूरत नहीं है। हमारे पास
भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी बात सामने आई कि बड़ा हिस्सा जो पूंजीपतियों का है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़े अडानी अंबानी वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ भी एक बहुत बड़ी एक फौज तैयार कर ली है जिसके पास बड़ा फंड है और बड़ी बड़ी उसमें कंपनी है। तो अडानी और अंबानी की जो बात है, तो मोदी का एक ये भी एटीट्यूड रहा है, बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में, कि भाई हम अगर अडानी को खड़ा कर सकते हैं तो हम किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं। अगर हम अडानी को एकदम एकदम मतलब अडानी की कोई पोजीशन नहीं थी पहले, उसके दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी एक समय में थे, तो हम किसी और को भी तो खड़ा कर सकते हैं ना। क्यों हम अडानी को भी खड़ा करें? और अडानी और अंबानी इस बात को समझ गए और वो अपना एक ऑप्शन देख रहे हैं कि भाई बीजेपी माइनस मोदी के लिए हम ट्राई करें और बीजेपी माइनस मोदी के लिए हम लॉबिंग करें। अब इस हार के बाद मोदी की क्या स्थिति है? एक लास्ट ऑप्शन यही है कि देखिए जो संघ का कल्चर है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने, मेरी कोई बात नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही थी कि 2014 में जब मोदी नॉमिनेट हुए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी की, तो आरएसएस का आशीर्वाद उनको मिलना था। वो आरएसएस के लोग उस समय, हालांकि गुजरात के सीएम थे वो, तो उस समय इस तरह से मुलाकात वगैरह वो लोग नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अडवाणी जी का भी एक पूरा वो था। तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना ऑन रिकॉर्ड, आप देख लीजिएगा, सब उसके वीडियोज हैं ऑन रिकॉर्ड, सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि वो लेके गए इनको नागपुर, और नागपुर में एक्चुअली पैर पड़े मोदी आरएसएस सुप्रीमो के, उस समय पैर पड़े। अब अगर देखिए, और नरेंद्र मोदी जिस एक भाई जो उनका वो अप्रोच है, वो एक तो दिखाते हैं कि बहुत सख्त नेता हैं बड़े ये, लेकिन वो अंदर से अवसरवादी भी है। अवसरवादिता देखिए हर जगह, हर राजनीतिक में होती है, उनके अंदर तो और भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं और उनके भी फ्लिप फ्लॉप्स रहे हैं। कुछ चीजों में वो अड़िग रहे हैं, लेकिन वो भी एक राजनीतिक मकसद से। कुछ और चीजों में वो पीछे भी हटे हैं। ये सीए एनआरसी मूवमेंट में आप देख लीजिए, किसान आंदोलन में देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल के बाद कन्फ्रंटेशन वो मोल नहीं ले पाए। तो ये बात है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि नरेंद्र मोदी जाके पैर पड़ेंगे आरएसएस के और आरएसएस उनको फिर से आशीर्वाद दे, तब वो नए नरेंद्र मोदी हो, तब वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे जिन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया था, क्योंकि राम मंदिर अब लॉस्ट कॉज है। राम मंदिर में अयोध्या के हिंदुओं ने, और आज मैं देख रहा था कि बीजेपी के जो बहुत ही अति सांप्रदायिक, वो कोई टाइगर सिंह है, इस टाइप के लोग हैं, वो ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि अयोध्या में तो जयचंद बसते हैं। अब देखिए, अब इस तरह की बातें कोई करेगा, वो उधर कहीं हैदराबाद के हैं ये टाइगर सिंह, इस तरह की कोई बातें करेगा, उत्तर प्रदेश का आदमी उसको क्या लगेगा? उत्तर प्रदेश का जो हिंदू है, जो अयोध्या में रहता है, वो तो उनको पा जाए तो फिर इनका तो काम वहीं पर तमाम हो जाए, टाइगर सिंह का। तो ये जो सारी बातें हैं, देखिए ये जो एक जो बदतमीज एक लॉबी एक पूरी आके सामने आ गई, जो किसी का लिहाज नहीं करती, मोदी के केवल मोदी से जुड़ी हुई है, इस पूरी लॉबी का सफाया, इस पूरी लॉबी का सफाया हो जाएगा एक बड़े हिस्से का, इवन जिसमें सुदर्शन टीवी वगैरह वाले लोग हैं, क्योंकि आरएसएस की अब थिंकिंग ये बन रही है कि बहुत ज्यादा नॉन सीरियस डायरेक्शन में ये धारा चली गई है, जो उसकी धारा है, और उसको वापस ट्रैक पे लाना। अब ट्रैक पे लाने के बहुत मतलब हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली ट्रैक पे लाने के एक ये बड़ा मतलब है कि जिस दिशा में मोदी गए, और मटन मीट मछली और मुजरा और ये सब, और उसके बाद बदतमीजी गाली गलौज, इस डायरेक्शन में हमको बीजेपी को वापस लेना है। ये बात, अच्छा ये आरएसएस के, तो भाई आरएसएस की बहुत बड़ी लॉबी, भाई आरएसएस के कार्यकर्ता सब बीजेपी के संगठन में सारी चीजें, ये इस पहलू पे अभी अब देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ नहीं करे। इसका मतलब है कि अभी भी मोदी कन्फ्रंटेशन आरएसएस से कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया भी आप देखिए तो आरएसएस की मीटिंग वगैरह की बात नहीं छाप रहा है, कन्फ्रंटेशन वो कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कब झुकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और कब आरएसएस एक पलट के कोई नया गेम कर देगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, इस छुपे हुए मुद्दे को उभार कर उसे बेहतर ढंग से एनालाइज करने के लिए बहुत शुक्रिया।